देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने परम्यूटेशन में फैक्टोरियल नोटेशन को ज़रा समझा था, उसी में मैं ज़रा सा और आगे कराता हूँ आपको। इसमें आज हम देखेंगे परम्यूटेशन क्या चीज़ है। उसमें पहले देखिए, पहला आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दो प्रिंसिपल होते हैं, एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल की, तो दो जॉब है मान लेते हैं एम, और एक जॉब को m तरीके से किया जा सकता है, दूसरे को n तरीके से। तो दो जॉब सक्सेसफुली किए जाएंगे, उसके तरीके कितने होंगे, m इंटू n। देखिए, इफ देर आर टू जॉब्स सच दैट वन ऑफ देम बी कैन कंप्लीटेड इन m वेज। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो है आपका ASO के सिलेबस में नहीं है, ASO के सिलेबस में नहीं है। ये दूरसंचार और आपका दूरसंचार और दूसरा वो लैब असिस्टेंट के सिलेबस में है, ठीक है। तो क्या है, देयर आर टू जॉब सच दैट वन ऑफ देम completed in m ways and when can completed in m ways when it has been completed in any one of them m ways, second job can completed in n ways। ठीक है, सेकंड जॉब को n तरीके से किया जा सकता है, तो दोनों को कंप्लीट करने का जो तरीका होगा वो m इंटू एन होगा। अभी समझेंगे, इसके क्वेश्चन को भी समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, दो जॉब हैं, इफ देयर आर टू। ये अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये केवल दो जॉब के लिए ही एप्लीकेबल नहीं होगा सर। इसी तरीके से ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हम इसका ले रहे हैं, मान लेते हैं जॉब है J1, J2, जॉब रिप्रेजेंट इस तरीके से n जॉब है, ठीक है। इसमें से आपका i जॉब को mi तरीके से किया जा सकता है, mi तरीके से। i जॉब का मतलब J1 जॉब को m1 तरीके से, J2 जॉब को m2 तरीके से, J3 जॉब को m3 तरीके से। हमने एक जनरल ले लिया, ठीक है। i जॉब को n तरीके से किया जा सकता है, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल जॉब कैन परफॉर्म्ड विल बी कितना हो जाएगा, m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू अप टू एन सॉन इंटू mn तरीके से हो जाएगा। n जॉब में भी ये एप्लीकेबल होगा, केवल दो में ही नहीं है। इसी प्रकार ये भी है, देखिए, अगर आपके पास क्या है, देयर आर टू जॉब्स सच दैट दे कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दे कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, ये वर्ड देखिएगा, इंडिपेंडेंटली इन m and n ways, then either of two job can performed, either of two job can performed कहता है, either of two job can performed, ये वर्ड समझिएगा, either of two job can performed in m plus n ways। ये एडिशन तब लगेगा, either कह रहा हूँ, ठीक है। इतने तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी केवल दो के लिए नहीं होगा, और दो से ज़्यादा होंगे उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। कौन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, हम इसके कुछ सिंपल क्वेश्चंस को देखते हैं। ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को आप देखना मत, क्योंकि अदरवाइज इसमें उलझ जाओगे, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं जिस टाइप के, मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिएगा, देयर आर थ्री कैंडिडेट फॉर क्लासिकल, 5 फॉर मैथमेटिकल, ठीक है, एंड 4 फॉर नेचुरल साइंसेस, ठीक है। क्लासिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और नेचुरल साइंस ये दे रखे, स्कॉलरशिप के लिए 3 ये दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन द स्कॉलरशिप बी अवार्ड, कितने तरीके से स्कॉलरशिप को आप अवार्ड कर सकते हैं, ये दिया है तरीका, कितने तरीके से आप अवार्ड कर सकते हैं स्कॉलरशिप को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्लासिकल, पहला क्या दे रखा है, क्लासिकल। अगर हम क्लासिकल को सी से नोट कर देते हैं, क्लासिकल जो स्कॉलरशिप है उसको अवार्ड कर सकते हैं हम एनी वन ऑफ 3 कैंडिडेट, किन्हीं 3 कैंडिडेट को हम दे सकते हैं क्लासिकल वाले को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंडीशन अलग थी, m में से ये क्लासिकल को देने में 3 में से किसी को भी दिया जा सकता है, तो इसको चूज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे क्लासिकल वाले को। अब उसके बाद सिमिलरली मैथमेटिकल,
मैथमेटिकल साइंस के लिए अगर करें तो उस मैथमेटिकल साइंस की अगर हम बात करें और नेचुरल साइंस की बात करें, तो मैथमेटिकल साइंस और नेचुरल साइंस की बात करें तो इनको चूज करने के तरीके कितने हो जाएंगे। यहाँ 3 हैं, 3 कैंडिडेट फॉर क्लासिकल, 5 फॉर मैथमेटिकल है, तो मैथमेटिकल के लिए 5 हैं और उसके लिए कितने हैं, 4 हैं। तो टोटल ये कह रहा है स्कॉलरशिप कितने तरीके से अवार्ड की जा सकती है अगर पूछा जाए, तो उसके जो तरीके होंगे पहले वाले के लिए 3×5×4, तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के जो तरीके होंगे वो 60 तरीके से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है। पहला केस तो ये हो गया। सेकंड में ध्यान से सुनिएगा, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप, देखिए ये क्या था, इसमें देखो यहाँ पे देखो, देयर आर 2 जॉब कैन बी इंडिपेंडेंटली, 2 जॉब किए जा रहे हैं, आइदर वर्ड लग गया, देखो आइदर ऑफ 2 जॉब कैन परफॉर्म। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखे हाउ मेनी वेज कैन दीज स्कॉलर, इन हाउ मेनी वेज वन, ये वर्ड देखो, वन ऑफ दीज स्कॉलर दीज स्कॉलरशिप बी अवार्डेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज अवार्डिंग वन ऑफ 3, 3 में से किसी हम एक को अवार्ड करना है, तो उसके लिए तरीके कितने हो जाएंगे, 3 + 4 + 5, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इस बात को ध्यान दो, इसलिए मैंने पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात की। ठीक है, आइदर वर्ड यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है एनीवन, यहाँ तो आपने कितने तरीके कहा, नीचे वाले में देखिए आइदर वन कह रहा है, तो वो तरीके कितने होंगे सर, 12 तरीके से आप उसको अवार्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ऊपर जो है यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ तरीका है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे हमने कहा एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड with or without मीनिंग। अब ध्यान दीजिए, मीनिंग हो भी सकती है, उसकी मीनिंग नहीं भी हो सकती है। ठीक है, कैन फॉर्म्ड लिखूंगा ना, कैन फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर को लिख रहा हूं मैं ROSE, कब जब केस हमें दे दिया जाए द रिपीटेशन ऑफ लेटर नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो तो आप कितने तरीके से इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ 4 लेटर आपको बनाने हैं, उनकी मीनिंग हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, इस रोज में से। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड ना हो। अगर सर रिपीटेशन अलाउड ना हो तो पहले को चूज करने के जो तरीके होंगे 4, फिर दूसरे के कितने होंगे 3, फिर तीसरे के कितने होंगे 2 और चौथे के कितने होंगे 1। तो टोटल तरीके तो जो नंबर ऑफ जॉब जो परफॉर्म होगी रिपीटेशन जब अलाउड ना हो तो कितने होंगे 24 होंगे। ऐसा क्यों? टोटल नंबर ऑफ वर्ड की अगर हम बात करें तो जो ये वैकेंट सीट कितनी है यहाँ पे आप ये मान के चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिपीटेशन ऑफ लेटर नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है कह रहा है, तो इसका मतलब इसको फिल करने के तरीके आपके 4 होंगे। 4 आपके लेटर हैं तो 4 तरीके से इसको फिल कर सकते हो। 4 में से एक आपने फिल कर लिया, अब इसके लिए बचे कितने 3 तरीके, फिर इसके लिए कितने बचे 2 तरीके, इसके लिए कितने बचे 1 तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कितने हो जाएंगे सर 24 वेज हो जाएंगे। अगर मैं सेकंड इसमें बोल दूं आपसे, अगर आपसे कहा जाए कि रिपीटेशन ऑफ लेटर अलाउड, अब आप बोलो अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए इसमें, सेकंड केस में मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको जनरली, अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए तो अब आप खुद ही समझो रिपीटेशन अलाउड है तो इसके लिए भी वैकेंट सीट हो जाएंगी 4, इसके लिए भी वैकेंट सीट हो जाएंगी 4,
इसके लिए भी वैकेंट सीट हो जाएंगी 4 और इसके लिए भी वैकेंट सीट कितनी हो जाएंगी 4। अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए तो नंबर ऑफ वेज परफॉर्म्ड 4 लेटर वर्ड मीनिंग और विदाउट मीनिंग इज विल बी 4 to the power 4। तो तब तरीके कितने हो जाएंगे सर 4 to the power 4। कितना 4 चौको 16 चौको 64 256। तब तरीके कितने हो जाएंगे 256 तरीके हो जाएंगे। तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने लिया, तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ सर वर्ड पे। परम्यूटेशन वर्ड क्या चीज़ होता है, परम्यूटेशन समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। परम्यूटेशन क्या है, ये तो मैं एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की बात कर रहा था। तो अब परम्यूटेशन की अगर हम बात करें तो परम्यूटेशन कुछ नहीं, जस्ट एक अरेंजमेंट होता है। परम्यूटेशन क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट मतलब नंबर्स को, सीट्स को किस तरीके से अरेंज कर दें। अरेंज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे 4 सीट हैं तो उनमें हम कैसे बच्चों को बैठाएं, अरेंज करें, वो जो तरीका है, वो अरेंजमेंट का जो तरीका है वही क्या है सर परम्यूटेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका परम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, परम्यूटेशन क्या है कह रहा हूँ मैं, एक अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन 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 क्या है कहा सर मैंने, एक अरेंजमेंट है। ठीक है, क्या है, एक अरेंजमेंट है। मान लेते हैं 3 जॉब हैं A, B, C। 3 जॉब ही मान लेता हूँ, जॉब ने लेके इनको ऑब्जेक्ट मानो यार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन मुझे करना है, परम्यूटेट करना है इनको, मतलब अरेंज करना है। तो किस तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं ये, है ना। उनमें से क्या हो, अरेंजमेंट ऐसा हो किन्हीं 2 को एक बार लिया जाए, किन्हीं 2 को एक बार लिया जाए। 3 में से किन्हीं 2 को एक बार लेने के तरीके के क्या हो जाएंगे, अरेंजमेंट, अरेंज करने के इस तरीके से लिए जाते हैं। BA लिए जा सकते हैं, मतलब ये अगर 3 कुर्सियां हैं तो उसमें से 3 मान लेते हैं, 3 बच्चे हैं, इनको बैठाना है। तो किस तरीके से, पहले में A हो, दूसरे में B हो, फिर या ये दूसरा वाला यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ये भी तो होगा, BA भी आ जाएगा। उसके बाद BC हो सकता है और CB हो सकता है, और अगला क्या हो सकता है, AC हो सकता है और CA हो सकता है। तो ये अरेंजमेंट का तरीका होगा। नंबर ऑफ परम्यूटेशन डिफरेंट थिंग 2 एट ए टाइम विल बी 6। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे, अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 में से किन्हीं 2 को लेने के तरीके कितने हो जाएंगे सर, 6 हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं, हमें परम्यूटेशन लिखना है 3 लेटर का, लेटर ले लिया 3 लेटर का, A, B, C, ये है ABC है। तो इसके क्या तरीके हो जाएंगे फिर, अब बताओ आप। ABC अरेंज करने के तरीके, ABC, एक होगा ACB, अगला क्या होगा BCA, अगला क्या हो सकता है CBA, और अगला क्या हो सकता है CAB। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, एक और होना चाहिए था यार। ABC हमने कर लिया, ACB और BCA भी हमने लिख दिया। BCA के बाद BACB तो होगा, BACB हो जाएगा। तो ये 6 तरीके हो जाएंगे। ये तरीके कितने हो जाएंगे, 6। यही है अरेंजमेंट, वही क्या कहलाता है, अरेंजमेंट कहलाता है। तो अरेंजमेंट को अगर हम रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली, एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें, तो आपने कहा n r यदि 1 से n के बीच में लाई करता हो, बड़ा नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को परम्यूटेट करना है, तो वो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन को आप या तो ऐसे लिखते हैं या Pn, R लिखते हैं। तो उसकी वैल्यू जर होती है NPR। R हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्या R की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, क्या R n से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब आप बताओ, 3 ऑब्जेक्ट आपके पास है, 3 में से 6 थोड़ा ले लोगे यार, 3 में से 5 थोड़ा ले लोगे, 3 में से मैक्सिमम 3 ले सकते हो आप। R की मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है, 3 में से कोई नहीं लेना है, ये ले सकते हो, NP0 हो जाएगा, परम्यूटेशन बात कर रहा हूँ मैं। और 2 ले लोगे, 1 ले लोगे तो NP1, NP2, इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो ये परम्यूटेशन का तरीका है सर, समझ रहे हैं आप मेरी बात को।
परमुटेशन निकालने का तरीका ये है कि ये फॉर्मूला NPR हो जाएगा। तो उसको किससे नोट करते हैं? NPR से। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है वो मैं बताता हूँ, ये तो अरेंज करने का तरीका है। तो NPR इज इक्वल टू जो वैल्यू होती है सर, NPR, N में से R ऑब्जेक्ट परम्यूटेट किया आपने, दिस इज इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 अप टू एन सॉन N माइनस R माइनस 1। ये तरीका होता है N माइनस R माइनस 1, जहाँ पे R आप जानते हैं कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 1 से N के बीच में। या इसको आप और सिंप्लीफाई कर पाएँ तो इसी चीज़ को इस फॉर्मेट में भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है, इसी चीज़ को आप N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल भी डिनोट कर सकते हैं। दिस इज NPR। ये NPR को लिखने का आपका तरीका बन जाएगा। NPR इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट का एक तरीका था परम्यूटेशन को। अब मैं अच्छा, दूसरी चीज़, जीरो फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है सर वो 1 होता है, ना कि जीरो। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कैसे? जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 कैसे हुआ? देखो, P ऑफ N कॉमा R या NPR इज इक्वल टू क्या होता है का, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल होता है, ये बताया मैंने आपको। अब यदि हम R को N रख दें तो P ऑफ N कॉमा N की जो वैल्यू आ जाएगी N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस N फैक्टोरियल हो जाएगी, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस N हो जाएगी। और P ये कितना होता है, P N कॉमा N। अगर हम P N कॉमा N की बात करें तो P N कॉमा N इस फॉर्मूले में लगाओगे, कहाँ गया ये वाला, P N कॉमा N की वैल्यू ये वाले में लगाओगे तो आप पाओगे कितना, ये N फैक्टोरियल हुआ। ये क्या हुआ? N फैक्टोरियल होगा, ठीक है। 1 तक नहीं जाएगा, देखो ये 1 N माइनस 1, 1 से लेके N तक के नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा ये N कॉमा N। मैं अपने मन से क्या कह रहा हूँ यहाँ बताता हूँ आपको कैसे हुआ। यहाँ रख के देखो, आप यहाँ रखोगे तो ये क्या आएगा, N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, N माइनस N माइनस 1, N से N कटेगा 1 इंटू 1। तो इसका मतलब 1 से लेके कहाँ तक के नंबर हैं, ये N तक के नंबर का प्रोडक्ट है, N माइनस 1 है। 1 से लेके N माइनस 1 तक के नंबर का प्रोडक्ट N फैक्टोरियल होता है, नहीं होता है? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, N फैक्टोरियल बराबर ये भी क्या हो गया, N फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना आ गया, 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल को यहाँ ले आओ, यहाँ से क्या आ जाएगा, N फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल ध्यान दीजिएगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लिया मैंने, 5P3 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अभी फॉर्मूला बताया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल होगा। और आप जानते हैं 5 फैक्टोरियल को तोड़ के इसको पहले ये लिखो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल को उल्टा हम लिख देंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 से आगे नहीं ब्रेक किया हमने, 2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब आपको दूसरा टर्म अगर मैं आपसे कहूँ P ऑफ 15,3 निकालो, P ऑफ 15,3 निकालो, तो P ऑफ 15,3 कितना आएगा? अगर हम P ऑफ 15,3 की बात कर रहे हैं तो सर बताइए P ऑफ 15,3 का मीनिंग क्या हुआ? इसको भी तो यही लिखोगे, 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 3 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में डाल के इतना। तो सर कितना आएगा ये, 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 3 करोगे तो 12 फैक्टोरियल। तो 15 फैक्टोरियल को तोड़ देते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। और आप 12 फैक्टोरियल से जब भाग करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट आपके पास वैल्यू मिल जाएगी किसकी, इसकी। अब इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए P ऑफ 5,5, अब आप तो आसानी से निकाल लोगे इसको, यह आएगा आपका N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। हम NPR की बात कर रहे हैं तो 5P5 पूछ रहा है ये, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5, 0 फैक्टोरियल। और आप जानते हैं 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल इसका आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है सर।
इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 5 फैक्टोरियल हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे, देखिएगा जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन अगर गिवन है, क्वेश्चन गिवन है 2 टाइम p ऑफ 5,3 दिस इज इक्वल टू p ऑफ n, 4 p ऑफ n, 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सर ध्यान दीजिएगा, p ऑफ n, 4 को हम एक साइड रहने देते हैं और राइट साइड में 2 इंटू पी ऑफ 5,3 लेते हैं, p ऑफ 5,3 लेते हैं। तो सर देखो, तो यहाँ पे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल आएगा। और राइट हैंड साइड में अगर हम बात करें, इसको इस तरीके से लिखेंगे, राइट हैंड साइड में 2 टाइम यहाँ कितना आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ज़रा सा ध्यान देना है, n फैक्टोरियल को कितना लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। यहाँ से ये आएगा अपॉन नीचे कितना है ऑलरेडी n माइनस 4 फैक्टोरियल है, तो इससे ये तो कट जाएगा, इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ से 5 फैक्टोरियल आया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए सर, 5 फैक्टोरियल आएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए अब आपको ज़्यादा दिमाग, एग्जाम में क्या करना है, ऑप्शन से उठानी है वैल्यू, ऑप्शन से उठा के सॉल्व कर देना है इसको। अदरवाइज़ एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है आपके पास, ये जो वैल्यू है, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, ये क्या लिखा है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 है, इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ना 5 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 3, यही तो लिखा है ये। तो इसका मतलब n की वैल्यू अपने आप ही कितनी आ गई, 5 आ गई। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप वैल्यू रख के देख लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वैल्यू बराबर कहाँ आ रही, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये आसान पड़ेगा। क्योंकि हमने 5 को ऐसे लिखा ना, 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। इसी चीज़ को मैं इस फॉर्मेट में भी तो लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात आएगी। ठीक है सर, अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस को हम लेते हैं इसी के। ठीक है सर, कुछ और क्वेश्चन अगर हम लें, अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे लेता हूँ मैं एक और। यदि हमारे पास p ऑफ n, 4 इज इक्वल टू 20 इंटू पी ऑफ n, 2 है, ठीक है, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो सेम कंडीशन, इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, पी n, 4 मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, अभी तो ऊपर किया हमने। दिस इज इक्वल टू 20 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना है ऑलरेडी n माइनस 4 फैक्टोरियल है। तो सर इससे ये तो कैंसिल हो गया। इसी प्रकार यहाँ 20 इंटू ये कितना आएगा बताइए, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना है n माइनस 2 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ कहानी क्या बन गई, यहाँ बच कितना रहा है, यहाँ से n माइनस 1 n माइनस 1 कट गया, तो बचा कितना n माइनस 2 n माइनस 3, ये तो बचा, इज इक्वल टू 5 इंटू 4। अब आप देखो सर, 5 इंटू 4 को आप किस पैटर्न में लिख सकते हो, n माइनस 2 n माइनस 3 दिया है आपको, तो यहाँ से आप जब कंपेयर कराओगे n माइनस 3 इज इक्वल टू 4, ये कंजुगेटिव नंबर हैं, यहाँ पे भी कंजुगेटिव नंबर हैं, तो कंपेयर किए जा सकते हैं। तो कंपेयर करोगे तो n माइनस छोटे नंबर से हमने कंपेयर करा दिया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यहाँ तो ऑप्शन लेके भी मैं कर सकता हूँ, ऑप्शन लेके अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके को आप अपनाओ, आप क्वेश्चन को
कर ले जाएंगे। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए। फिर और क्वेश्चन लेते हैं एक आध। देखिए सर, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हम जब अगला क्वेश्चन अगर ले लें तो हमें वैल्यू दे रखी है p ऑफ n-1 कॉमा p ऑफ n-1 कॉमा 3 रेशियो p ऑफ n कॉमा 4, ठीक है, इज इक्वल टू 1:9, ये दे रखा है। ये अब क्वेश्चन बदल दिया, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है n की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, p ऑफ n-1 कॉमा 3 अपॉन p ऑफ n कॉमा 4, ऐसा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1/9 आएगा। मतलब NPR के फॉर्म में ही दिया है ये। NPR का मीनिंग क्या होता है आप जानते हैं? NPR का मतलब क्या होता है? NPR का मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल अपॉन कितना, n-1 - 3, n-1 - 3 फैक्टोरियल, मतलब n-4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। अब आप देखो ये और ये तो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे 1:9, क्योंकि ये n-4 ही तो आएगा, n-4 फैक्टोरियल आएगा। तो बचेगा कितना, n-1 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना बच रहा है, n फैक्टोरियल। इसको तोड़ना पड़ेगा मुझे, इज इक्वल टू कितना है 1:9, 1/9। तो इसको n-1 फैक्टोरियल को तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा सर, नीचे तोड़ दूंगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल के फॉर्म में 1/9। तो सर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में आप इससे आगे सॉल्व ना भी कर रहे हैं, सीधे आप वैल्यू रख देते हैं तब भी हो जाएगा, अदरवाइज ये तो बहुत ही आसान है, इसको आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। ठीक है सर, ऐसे किए जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ये तरीका ये है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के जब आपके पास मिलते हैं तो उनको सॉल्व आप इसी तरीके से करेंगे सर। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक, अब एक क्वेश्चन लास्ट और लेता हूँ मैं, NCERT का क्वेश्चन उठा रहा हूँ एक। ठीक है, NCERT का एक क्वेश्चन उठाता हूँ, देखिएगा। एक NCERT का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली पूछे जाते हैं। P ऑफ तरीका तो क्वेश्चन तो वही है, P ऑफ 5, R इज इक्वल टू 2 टाइम P ऑफ 6, R - 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। R की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसमें ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए, 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना आएगा, 5 - R फैक्टोरियल, और राइट हैंड साइड में कितना आएगा, 2 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - R + 1 हो जाएगा। ये 6 - R + 1 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, क्योंकि R - 1 होगा, मैंने पूरा ब्रेक कर दिया हो। तो सर अब आप ध्यान दीजिएगा, इस वाले पूरे टर्म को जब आप कंपेयर कराओगे, 5 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू, अभी नीचे वाली टर्म नहीं लिखी मैंने, इसको 6 × 5 फैक्टोरियल कर दो। एक काम तो ये कर दो, नीचे देखो 5 - R आएगा, 5 - R फैक्टोरियल है, और राइट हैंड साइड में जब हम इसको करेंगे तो 7 - R है, तो 7 - R में पहला खोलेंगे तो हम 7 - R - 1 मतलब 6 - R आएगा। फिर आएगा कितना, अगला आएगा 6 - R, पहला तो 7 - R बाहर लिखूंगा, n बाहर लिखते हैं, 7 - R बाहर लिखते हैं। फिर अगला टर्म कितना आएगा, 6 - R आएगा। फिर जो अगला टर्म बचेगा सर 5 - R, वो फैक्टोरियल में बच जाएगा, जिससे ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या पाएंगे, यहाँ तो 1 बचा, और राइट हैंड साइड में कितना बचा आपके पास, 12 बचा ना। 12 अपॉन नीचे कितना आ रहा है, 7 - R और 6 - R, यहाँ भी कंजुगेटिव बन रहा है ये, 7 - R इंटू 6 - R इज इक्व टू, यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ, 12 को 4 × 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसको 4 × 3 लिखा, तो अब इसका भी पैटर्न कुछ ऐसा ही हो गया।
तो यहाँ से आप सीधे कंपेयर करा लीजिए। तो 7 माइनस आर जो होगा, छोटा अब यहाँ पे होगा, हाँ, तो 7 माइनस आर जो होगा किसके बराबर होगा सर? या तो आप वैल्यू रखिए, या आप 7 माइनस आर की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 4 के बराबर। 7 माइनस आर ये इसके बराबर, कंपेयर करा के देख लो आप। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो हम सीधे वैल्यू भी रख के कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अगले चैप्टर में हम कुछ इसके कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक्स को देखेंगे। ज़्यादा इसमें डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। कोई क्वेश्चन आता है तो आप डील कर लेंगे, अदरवाइज इसके ज़्यादा टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं इसमें, ठीक है। तो इतना करिए, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।